हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खुशबू एकेडमी चैनल पे। और फ्रेंड्स, आप सभी से मैं आशा करती हूं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो आपकी क्लास होने वाली है ये फ्रेंड्स आपकी, ये सब मान लीजिए, ये मैं आपको केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है आपके आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सपोज दैट आप लोग मान लीजिए आप लोग टेट, सुपर टेट्स और सी टेट, या फिर आप बीपीएससी हो गया आपका, उसके अलावा आपका यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप देखते होंगे हमेशा जो है जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स जो है मैं हमेशा डेली की क्लास में जो है आपको जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, ठीक है। और इसमें आपको जो 10 से 15 क्वेश्चन आंसर जो हो जाते हैं आपके, उसमें मैं आपको साइंस भी करा देती हूँ, जनरल साइंस, ठीक है। तो आप सभी के लिए क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सबको क्या करना है, केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो है 15 क्वेश्चन हो चुका था प्रैक्टिस सेट सेकंड का। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने फ्रेंड्स आपको 90 क्वेश्चन कराए थे। सेकंड प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैं आपको 16वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ। 15 क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। जिसने ना देखा हो पहले की क्लास देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, ओके। 15 क्वेश्चन की। तो यहाँ 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि बिहार के किस जिले में तिल्हड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, किस जगह स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है सासाराम नवादा, सासाराम कह रहा है। सेकंड ऑप्शन नवादा कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कैमूर कह रहा है। डी और ई ऑप्शन जो रहता है फ्रेंड्स जो आपको सभी में सेम देखने को मिलेगा, ओके। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है बिहार के किस जिले में तिलगड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें जो है फ्रेंड्स बात हो रही है बिहार के जो कैसूर जिला है, कैसूर जिले में तिलहड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है। और यह जो है प्रताप दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे स्थित है, तो ये जो रोहतास पठार है वहाँ पर वो स्थित है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कैमूर है वो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैमूर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कैमूर आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका 3rd नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। बिहार जो है फ्रेंड्स, बिहार के कैमूर जिले में तिल्हड़ कुंड जल प्रपात अवस्थित है। और यह जल प्रपात जो है फ्रेंड्स दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार पर स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी ताजा एवं जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी जो ताजा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है। बिहार में फ्रेंड्स पूछ रहा है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है घोंघा झील, सेकंड कह रहा है कनवार झील, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अनुपम झील, एंड डी और ई ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपको सभी में से देखने को मिलेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स एशिया की जो सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली जो गोखूर झील है वो बिहार के कांवर झील है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी, कनवार झील, जिसको कांवर झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर दिख रहा है वो आपका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसको फ्रेंड्स कांवर झील या फिर कनवार झील कहा जाता है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, बेगूसराय जिले में स्थित है। और इसे बिहार का एकमात्र व देश का 29वां रामसर अद्रभूदी भूमि स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। 39वां क्या किया गया है, रामसर अद्र भूमि स्थल घोषित किया गया, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को, ये कहाँ पे है, तो इसको कांवर झील भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यह आपके जो है बिहार में बेगूसराय जिले में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए फ्रेंड्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। पृथ्वी की आप लोगों को फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया है पृथ्वी की 5 परतों के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्षोभ मंडल हो गया, पापड़ी क्रस्ट हो गया, स्थल मंडल हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बाह्य परत को क्या कहते हैं। आप लोग मेरी जियोग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप लोग देखेंगे तो मैंने जियोग्राफी में आपको काफ़ी अच्छे से पूरा पढ़ाया है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल, अंतःमंडल और सभी चीज़ें जितने भी मंडल होते हैं वो सभी मैंने आपको एक वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। शायद वो इकोसिस्टम करके है, फिर इकोलॉजी, ऐसे मैंने आपको मतलब थंबनेल लगी हुई है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया डिटेल में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
जो बात हो रही है पृथ्वी की बाह्य परत की, ठीक है, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए भूपर्पटी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? भूपर्पटी, जिसकी औसत गहराई क्या होती है? 5 से 70 किलोमीटर होती है, ठीक है, 5 से 70 किलोमीटर होती है भूपर्पटी। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा भूपर्पटी, यानी कि ये क्रस्ट है। ओके, यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। जो भूपर्पटी होती है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, या फिर यहाँ पे पपड़ी या फिर क्रस्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यह परत जो होती है फ्रेंड्स, यह जिसकी औसत क्या होती है? गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और यह परत जो है फ्रेंड्स अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है, और इसी परत का संगठन जो है सिलिका, फेल्सपार तथा मैग्नीशियम के तत्वों से युक्त होता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया है कि पृथ्वी की जो बाह्य परत होती है किसे कहते हैं? तो भूपर्पटी या फिर पपड़ी क्रस्ट को कहा जाता है। ओके, कंफर्म हुआ। जो कितनी होती है फ्रेंड्स, इसकी औसत गहराई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। जो किसकी बनी होती है? अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आंसर कमेंट करके एक बार बताते रहिए। और एक चीज़ और आप लोग देखिए, जितना क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ आपको, अगर आपको जितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि हाँ मैम मुझे इतने क्वेश्चन के जो आंसर है मुझे पहले से आते थे, ठीक है। और देखिए मैं क्वेश्चन का जो है आंसर भी बताती हूँ, आंसर के साथ साथ इसका जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी करके बताती हूँ कि इसके जो है इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बैतूल से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अमरकंटक से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है महाबलेश्वर से, एंड डी एंड ई ऑप्शन जो कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? गोदावरी नदी जो है निकलती है, कहाँ से निकलती है? आप लोग बताइए कमेंट करके किसको पता है, ठीक है। देखिए जो गोदावरी नदी है ना फ्रेंड्स, वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है, जिसको हम गोदावरी नदी कहते हैं। ये जो फ्रेंड्स यह नदी है दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए दक्षिण गंगा नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो वो है फ्रेंड्स क्या? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित पश्चिम घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जाना कि गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्रेंड्स जो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित पश्चिम घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग गोदावरी नदी का, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ई वाला ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं आंसर आपका सही है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने आपको और बताया कि ये जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी कही जाती है। ये नदी जो है दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो भारतीय संविधान है उसमें 6ठी अनुसूची में कौन सा जो राज्य है वो शामिल नहीं है। फर्स्ट आपका राज्य दिया गया त्रिपुरा, सेकंड राज्य दिया गया मणिपुरी, थर्ड राज्य दिया गया है मिजोरम, ठीक है। और इसमें आपका जो डी और ई ऑप्शन है वो सभी में आपको सेम देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? अगर आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 20 की। आप लोग देखिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि मेरा जो है इतना आप जितना आप क्वेश्चन कराई हैं, कभी मैं 30 क्वेश्चन कराती हूँ, कभी मैं 15 क्वेश्चन करा पाती हूँ, कभी कभी क्या होता है मेरा 20 या 25 क्वेश्चन 30 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग अपना कमेंट करके स्कोर बताया करिए लास्ट में कि आपका जो है कितना क्वेश्चन आंसर जो है इस जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको कितना क्वेश्चन आंसर पहले से आते थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, उससे एक आइडिया लगता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसमें डी और ई ऑप्शन जो है सेम दिया रहता है। तो देखिए इसमें जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ 6ठी अनुसूची में 4 उत्तरी पूर्व राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, ठीक है। में क्या हुआ है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान शामिल है, जैसे कि अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 244 है,
और अनुच्छेद 244 के तहत क्या हुआ है, छठी अनुसूची प्रशासनिक प्रभागों यानी कि स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास क्या हुआ है, राज्य के अंदर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी वाला यानी कि फ्रेंड्स आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें फ्रेंड्स जो कहा गया है वो 4 राज्यों के बारे में बात की गई। 4 राज्य कौन कौन से थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो त्रिपुरा और मिजोरम दिया गया आपका। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके दिए गए, मणिपुरी केवल गलत है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन का आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सब लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। फर्स्ट कह रहा है जिला पंचायत, सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्षेत्र पंचायत, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ग्राम पंचायत, डी ऑप्शन कह रहा है नगर निगम। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है ए बी सी, सेकंड कह रहा है सभी चारों, सी ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आंसर आपका पूछ रहा है कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। तो 73वें संविधान संशोधन जो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को जब मैं थ्योरी क्लास कराते तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहते। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर की जो क्लास रहती है उसमें आप लोग इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो देखिए जो मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर क्लास कराई उसमें मैंने आपको सभी संविधान के संशोधन के बारे में बताया है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि देखिए भारत का जो संविधान है उसमें 73वां संशोधन अधिनियम 1993 में सम्मिलित है कि एक गांव में अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना और गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना। गांव और क्या होता है फ्रेंड्स, गांव और क्या होता है, एक सेकंड, गांव और उसके बीच के स्तर पर क्या होता है, पंचायतों की जो सीटें होती है सभी सीटों के लिए सभी सीधे चुनाव करना होता है। ऐसे स्तरों पर क्या होता है, पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव करना, पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करना, जिसमें क्या होता है महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें का आरक्षण होता है और पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यावधि तय करना। और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो क्या होता है 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना पड़ता है। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, इसमें देखिए बात हो रही है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत की। ठीक है, नगर पंचायत की बात नहीं हो रही। तो इत्यादि इसमें आपका जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो किसमें आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिख रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत आता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, कहीं डाउट हो अगर तो आप लोग हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए अगर कहीं से भी आपको कुछ भी डाउट लगता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो देखिए किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है राज्य तथा केंद्र को, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्थानीय निकायों को, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राज्य को, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो देखिए इसमें जो आपकी बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो जो फ्रेंड्स देखिए अवशिष्ट शक्तियां हैं यह वह शक्तियां हैं जिनका वर्णन संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, 9वीं सूची में क्या किया गया, नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के अनुसार यह शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है, जबकि क्या होता है अमेरिका संविधान में, जबकि क्या हुआ है फ्रेंड्स इसके अनुसार भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के अनुसार यह शक्ति जो है केंद्र को प्रदान की गई है, जबकि अमेरिका संविधान में यह शक्ति जो है वो राज्य को प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो आपका जो है आंसर करेक्ट रहेगा आंसर नंबर आपका ई वाला। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए क्या बात यहाँ पे मैंने आपको बताई है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान है। तो देखिए मैंने आपको बताया जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्रदान है वो किसको प्रदान है, वह शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन जो है संविधान की 9वीं सूची,
नवी सूची में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के अनुसार यह शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र को प्रदान की गई हैं, जबकि अमेरिका जो है अमेरिकी संविधान में यह शक्ति राज्य को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ना ही ये राज्य तथा केंद्र को शक्तियाँ प्रदान करता, ना कि स्थानीय निकायों को प्रदान करता, ना कि राज्य को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप सभी को 22वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है के एम मुंशी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर बी एन राव यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन कह रहा है के सुल्ल्या राव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन था। तो इसमें देखिए अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार की। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो श्री बी एन राव थे। ठीक है, बी एन राव कौन है फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो कौन थे फ्रेंड्स सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि श्री राव एक ICS ऑफिसर थे और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, कौन फ्रेंड्स, CIS आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या थे फ्रेंड्स, वो क्या थे, एक ऑफिसर थे और वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए फ्रेंड्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्य मंत्रणा समिति, सेकंड कह रहा है प्रकलन समिति, थर्ड कह रहा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो लोकसभा होती है ना, इसको मैं आपको क्या है एक डिटेल में समझाती हूँ। इसमें आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला फ्रेंड्स, हाँ ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, डी वाला ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसमें आपको मैं थोड़ा सा पूरा कहानी के जैसे समझाती हूँ। तो देखिए लोकसभा की जो स्थायी समितियों में 3 वित्तीय समिति होती है। पहली लोक लेखा समिति, दूसरी आपकी प्रकलन समिति होती है, तीसरी आपकी सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए आपकी जो दोनों दी गई है ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या है ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये जो सरकारी खर्चा और निष्पादन पर लगातार नजर रखती हैं और लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्रकलन समिति के सभी सदस्य क्या करते हैं, लोकसभा से होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रकलन समिति क्या होती है। आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा कि प्रकलन समिति क्या होती है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा संविधान वगैरह, तो आप पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा प्रकलन क्या होता है। देखिए प्रकलन समिति के कार्य में नहीं क्या क्या होती है, तो प्रकलनों से संबंधित नीति के अनुसार क्या मितव्ययता बरती जा सकती है, इस बारे में सुझाव देना, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदित करना होता है। ठीक है, और प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्यय लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी प्रकलन समिति। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी था इसका जो है परिवर्तन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नवंबर 2015 में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दिसंबर 2015 में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नवंबर 2014 में, एंड डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोगों को क्या इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। अगर जिसको नहीं पता देखिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपका ऑप्शन होगा आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के भी सहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपकी मैंने आपको बताने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये किस लिए लाया गया था इंडिया में। तो ये देखिए फ्रेंड्स किस लिए लाया गया था आपका,
ये वाली पॉलिसी। तो ये फ्रेंड्स लाया गया था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो मौजूद देश के भी सहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी। और इस नीति ने पूर्व सरकारों की ओर से लुक ईस्ट की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया था और एक आर्थिक पहल के तौर पर शुरू हुई इस नीति ने अब एक राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत हासिल कर ली है। भारत ने इस नीति के तहत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ ही एशियाई प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ संपर्क और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो इसने फ्रेंड्स अपने साथ साथ क्या किया है कि कई देशों को भी अपने सहयोगों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बात हो रही है कब इसका परिवर्तन किया गया, तो नवंबर 2014 में इसको परिवर्तित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 है वो कब अंतर्निहित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 11वीं अनुसूची में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 12वीं अनुसूची में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 9वीं अनुसूची में, एंड डी और ये ऑप्शन जो आपका सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात हो रही उत्तर प्रदेश, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा 9वीं सूची में। ठीक है, क्योंकि 9वीं सूची में किस चीज़ की बात कही गई है? ठीक है, 9वीं सूची में फ्रेंड्स किस चीज़ की बात कही गई? तो देखिए 9वीं सूची जो है अनुसूची, उसमें संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, कब जोड़ी गई थी फ्रेंड्स? की जो ये है प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है, वर्तमान में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। और ये जो फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो है 9वीं अनुसूची होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में फ्रेंड्स बात हो रही है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1978 में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1989 में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1976 में, और डी और ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, जो मूल कर्तव्य है पहले से संविधान में नहीं थे। इन्हें जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पहले जो है मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। और यह जो है श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो कब लाया गया था फ्रेंड्स? ये है 42वें संविधान संशोधन 1976। कहाँ पे आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दिया मैंने कब जो लाया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। आई होप आप सभी को जो है 27 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1959, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1987, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1972, एंड डी एंड ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्वप्रथम सबसे पहले पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था, ये बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो देखिए जो सबसे पहले हुआ था गठन, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, जो पंचायती राज का गठन हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारत में जो प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है, इसलिए आधुनिक भारत में प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिले आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं? ग्राम, तालुका और जिले आते हैं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? डेट पूछा जाएगा तो डेट मैंने आपको क्या बताया?
2 अक्टूबर 1959। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, सबसे पहले इसको किसने लागू किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में चालू किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।